नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आपको आज कांची छतरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। कांची कोयरी छतरी इस वंश में सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, जैन मुनि महावीर, जैन के सबसे अधिक तीर्थंकर और सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार जैसे महान योद्धा पैदा हुए हैं इस वंश में। नमस्कार भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं कांची समाज के बारे में, जो कि कुशवाहा नाम से भी जाने जाते हैं। यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान में इनकी उत्तर भारत में बहुत अधिक संख्या है, इसीलिए राजनीतिक वर्चस्व इनका बहुत ज़्यादा है उत्तर भारत में। तो बहुत लोग कांची को राजपूताने से भी जोड़ते हैं, पर ये बात सत्य नहीं है। आज हम आपको पूरी बात का खंडन करेंगे। आज से नहीं, वैदिक महाजनपद काल से लेकर अभी तक कुछ लोग कुशवाहा को मौर्य वंश से जोड़ते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमें आप तक नई नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप लोग मौर्य वंश के पहले से भारत 16 क्षत्रिय गणराज्यों में बटा था, जिसे हम लोग 16 महाजनपद बोलते हैं। ये 500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। इसमें बहुत सारे गणराज्य थे, जैसे कुरु, कोसल, काशी, मल्ल, मगध, अंग, चेदी, अवंती, कुरु, सूरसेना, कंबोज, कंधार इत्यादि। अगर हम इतिहासकारों की माने तो काशी कोयरी की उत्पत्ति और सबसे पहले वैदिक काल में 1200 ईसा पूर्व के करीब पाई जाती है। आपको वाराणसी काशी नाम से क्यों जाना जाता है, आइए इसी बात पे आपको बताते हैं। आपको यहाँ पे काशी महाजनपद दिख रहा होगा। काशी गणराज्य की स्थापना 1200 ईसा पूर्व में प्रसंजीत काशी प्रथम द्वारा हुई थी। अगर हम बात करें तो मौर्य समाज के समय और उसके पहले भारत में प्राकृत या पाली भाषा चलती थी, जिसमें शाह को छा बोला जाता था। इसीलिए काशी काची आपस में सिनोनिम हैं। काशी काची वैदिक आर्य क्षत्रिय के वंशज हैं, जो इक्ष्वाकु वंश की शाखा में कुश्की वंशजों की पीढ़ी में आते हैं। इतिहास में सबसे ज़्यादा महापुरुष देने वाला ये वंश में आगे चल के भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जैन मुनि, 30वें तीर्थंकर महावीर काशी इत्यादि ने जन्म लिया। आगे चलकर प्रसंजीत काशी के बहुत सारे प्रपौत्र हुए, परंतु हर किसी को राजा तो बना ही सकते थे। तो कुछ शाक्य हिमालय की चोटियों के नीचे जाके नेपाल के बॉर्डर की तरफ अपना नया राज्य स्थापित करते हैं, जिसमें बाएं तरफ शाक्य कहलाते हैं नदी के, और दाएं तरफ के कोयली कहलाते हैं। तो कोयरी कहलाते हैं। तो यही कारण है कि वाराणसी या काशी के दाएं तरफ रहने वाले कुशवाहा टाइटल यूज़ करने वाले कोयरी कहलाते हैं, और बाईं तरफ के काची कहलाते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के काची लोग कुशवाहा टाइटल यूज़ करते हैं। आपको बता दें कि प्राचीन भाषा भारत की प्राकृत भाषा थी, जिसे पाली या धम्म लिपि नाम से भी कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के वक्त बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। सभी शिलालेख मौर्य साम्राज्य के पाली प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। यही कारण है जिसमें शाह को छा बोलते हैं, कोयरी से कोयली हो गया, छतरी को खेतिया बोलते हैं, पाली भाषा में खेतिया। क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं आई, पहले प्राकृत पाली, उसके बाद भारत में तुर्की, अरबी विदेशी आए, अंग्रेजी, मुगली इत्यादि उर्दू फारसी भाषाएं आई, तो इससे प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। जिस तरह हम लोग नाई बोलते हैं, जैसे महाजनपद में मगध नरेश नाई था, पर लोकल में नौआ बोलते हैं उसे।
जब ब्राह्मण को ब्राह्मण बोलते हैं, इत्यादि तरह से प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से बोलते हैं। जैसे कहीं पासी को अन्य अन्य नाम से बोलते हैं। यही कारण है प्रोनाउंसिएशन अपने, क्योंकि अपने वहाँ हर 50 किलोमीटर पे भाषा की लिपि बदल जाती है। जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा इत्यादि सब में इसी तरह से अलग अलग नाम से जाने जाने लगते हैं अलग अलग जगह पर। कुछ काशी क्षत्रिय उत्तर भारत में तक्षशिला की तरफ जाते हैं, वहाँ कंबोज नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि काशी की बहुत सारी उपजातियाँ हैं, जैसे कि कंबोज, सरोठिया, ठाकुरिया, बनाफर, दांगी इत्यादि। हम आपको बता दें, काशी से शाक्य बने हैं और शाक्य से मौर्य वंश की स्थापना हुई है। काशी महाजनपद में 3 वंश थे, 4 वंश, एक कोयली वंश भी था पर वो छोटा था, उसे गणशंग बोलते हैं। काशी महाजनपद, कंबोज, कन्नौजिया, राजा कन्नौज के वंशज। लगभग आज से 1000 साल पहले जो राजा कन्नौज के थे, कन्नौजिया भी उपजाति है काशी की। उसके अलावा सरावठिया, ठाकुरिया। ठाकुर शब्द की उत्पत्ति काशी की उपजाति से ही हुई है। ये जो ठाकुरिया होते हैं ये क्लैन के लीडर होते हैं। और हरदिया काची, हरदिया मुराव नाम से ही जाने जाते हैं। और भगत शाख और पियजहा भी होते हैं, कछवाहा भी होते हैं, जो आगे चल के राजपूताना का हिस्सा बन जाते हैं। उस टॉपिक पे हम आगे आएंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने घर में बुज़ुर्गों से पूछिए आप कौन से काची हैं, और अपनी उपजाति पूछिएगा। ठाकुरिया हैं कौन से, सबसे ऊंचे इसमें ठाकुरिया होते हैं जो क्लैन के लीडर होते हैं। और आप जानते होंगे इसी शाक्य वंश में आगे चल के गौतम बुद्ध होते हैं। आपको बता दें, शाक्यवंशी खुद को सभी क्षत्रियों में सबसे ऊंचा मानते थे और अपने प्योर ब्लड के बारे में जाने जाते थे। ये खुद को ब्राह्मणों से भी ऊंचा मानते थे और ये लोग ब्राह्मण अगर कोई दरबार में आता तो उसका मजाक उड़ाते थे, ऐसा पुराणों में लिखा है। इसीलिए ब्राह्मण लोग शाक्यों से पटरी कम खाती थी और ये शाक्यवंशी खुद के खून को सबसे पवित्र और प्योर खून मानते थे, तभी ये लोग सिर्फ अपने ही वंश में शादी करते थे। गौतम बुद्ध की माता कोली गणराज्य से थी, जो कि शाक्य वंश की शाखा है। इसीलिए ये लोग आपस में ही शादी करते थे ताकि अपने खून की प्योरिटी बनाए रखें, क्योंकि उस समय बहुत से क्षत्रिय अन्य क्षत्रिय से मिलके अपना खून दूषित कर लिया था, पर इक्ष्वाकु वंश की प्योर सूर्यवंश के खून सिर्फ शाक्यवंशी काची मौर्य वंशियों के पास ही थी। और यही खुद को सुपीरियर मानना, यानी कि सबसे उच्च मानना ही आगे चल के शाक्य गणराज्य के नष्ट होने की एक कारण बना। क्योंकि जब कौशल नरेश शाक्य वंश से अपने समझौते अच्छे करना चाहता था, रिश्तेदारी, क्योंकि उसी वंश में गौतम बुद्ध हुए थे और वो गौतम बुद्ध का अनुयायी था, तो उसने शाक्य गणराज्य में जाता है और शाक्य कन्या से विवाह करना चाहता था, परंतु शाक्य लोगों ने मना कर नहीं सकते थे, क्योंकि कौशल गणराज्य बहुत शक्तिशाली था, आसपास की एरिया में वर्चस्व उसका ज़्यादा था, तो शाक्यों ने अपनी दासी का विवाह करा दिया। ये सब के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं छोटा रखना चाहता हूँ। उनका पुत्र विदुरभ हुआ जब उसे आखिरी में जाके पता चलता है कि उसकी माता एक दासी पुत्री हैं, तो वो शाक्यों पे हमला कर देता है, जिससे शाक्य तितर बितर हो जाते हैं। फिर वही शाक्य दूर दूर चले आते हैं तो मौर्य गणराज्य बनाते हैं। कौशल नरेश का दासी पुत्र विदुरभ के हमले के बाद मौर्य गणराज्य बन जाता है। इसी गणराज्य के हेड थे आगे चल के चंद्रवर्धन मौर्य हुए, उनके पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे पिपली वन राजधानी थी जिसकी।
और जब गौतम बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए तो उनकी अस्थियां या रेलिक्स में बंटवारा लगाने के लिए शाक्य, कोयली, मौर्य, काशी, मल्ल और क्या कहते हैं वृजी और आसपास के जितने गौतम बुद्ध के अनुयायी क्षत्रिय गणराज्य थे सब आए थे और सब आपस में बंटवारे की बात कर रहे थे ताकि हम लोग आपस में अस्थियां बांट के स्तूप बनवाएंगे। तो सबसे आखिरी में मौर्य गणराज्य क्षत्रिय आते हैं, वो खुद को गौतम बुद्ध का वंशज बताते हैं और खुद भी एक हिस्सा मांगते हैं। ये बुद्ध के पुराण जैन पुराण महावंशम पुराण में लिखा है, जिसमें मौर्य खत्तिय आते हैं सबसे आखिरी में गौतम बुद्ध की अवशेष लेने ताकि वो बुद्ध स्तूप बना सकें। और विदुदभ के अटैक के बाद मौर्य क्षत्रिय बने और कुछ क्षत्रिय शाक्यवंशी बर्मा यानी कि म्यांमार की तरफ गए, वहाँ पर भी अपना साम्राज्य बनाया और कुछ दक्षिण भारत श्रीलंका गए, वहाँ पे सिन्हाली साम्राज्य बनाया। ये सिन्हालीज किंगडम बोलते हैं, जिसे आज की सिन्हालीज लोग ज़्यादा तादाद में हैं वहाँ पर श्रीलंका में, और सिन्हाली भाषा चलती है और सिन्हाली लोग वहाँ के राजा हैं। ये विष्णु पुराण है 12वां अध्याय, इक्ष्वाकु शेष राजाओं का वर्णन। इसमें देखिए राजा परीक्षित से पूछते हैं भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु राजाओं का वर्णन। कुश का पुत्र अदिति हुआ, फिर आगे चल के इसी में संजय का शाक्य हुआ, उसका सुधोधन हुआ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था और फिर सुधोधन का सिद्धार्थ हुआ, ये सुधोधका लिख दिया गया है। पर दूसरा पुराण भविष्य पुराण में सिद्धार्थ लिखा है, सिद्धार्थ को लांगला या राहुला जिसे बोलते हैं। फिर इसके बाद शाक्य वंश के पास इक्ष्वाकु वंश की गद्दी चली आती। प्रसन्नजीत जो गौतम बुद्ध का अनुयायी थे, प्रसन्नजीत का पुत्र शूद्रक हुआ जिसने शाक्यों पर अटैक करा था। शूद्रक का रणक हुआ, रणक शूद्र हो गया था। उसके बाद जो काशी गणराज्य के क्षत्रिय थे उन्होंने कौशल गणराज्य को अपने अधीन कर लिया। इसको वृद्धरथ काशी ने कौशल गणराज्य को अपने अधीन कर लिया था काशी के अंदर। फिर आखिरी में काशी वंश के राजा थे सुमित्र, जो फिर जो अयोध्या के राजा बन गए और इक्ष्वाकु वंश के आखिरी राजा थे। बाद में सुमित्र को धनानंद के शासन में जाना पड़ा, छोड़ के अपने रोहतासगढ़ जाते हैं, वहाँ पे जाके रोहतासगढ़ किला बनाते हैं। और ये है 22वां अध्याय भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु राजाओं का वर्णन। इसमें शाक्य, सुधोधन का राहुल, सुमित्र, काशी। आगे चलकर बिहार में रोहतासगढ़ का किला बनाते हैं क्योंकि धनानंद ने काशी गणराज्य को अपने अधीन कर लिया था। तो फिर काशियों को वाराणसी छोड़ना पड़ जाता है और बिहार की तरफ आके अपना नया राज्य स्थापित कर लेते हैं छोटा सा, पर वो धनानंद के नीचे ही था मगध साम्राज्य के अंदर, पर वो ट्रिब्यूटरी पे करते थे। और बिहार के कोयरी कुशवाहों में अभी भी जब भी शादियाँ होती हैं तो उनके वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे दूध और खीर खिलाया जाता है, क्योंकि कोयली गणराज्य के क्षत्रिय जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो सब दूध और चावल खिलाने आए थे। वो मान्यता अब भी आप जाएंगे बिहार में कुशवाहा समाज में अब भी चलती है कि शादी में ये दिन जोड़े दूसरे दिन पीपल के पेड़ के नीचे उनके अपने कुल देवता को खीर से चढ़ाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। अब हम आपको शाक्य वंश से विदुदभ के हमले के बाद जो जाके गणराज्य बने थे उनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले किंग रघु भगीरथ नोटेबल डिसेंडेंट आफ्टर शाक्य वंशियों के बाद गौतम बुद्धा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोका हुए और अभिराजा शाक्य टागाउंग एम्पायर बर्मा यानी कि म्यांमार का था, उसके फाउंडर थे।
और उसके बाद जो शाक्य श्रीलंका गए थे उसके अनुप्रधा किंगडम ऑफ अनुप्रधा नाम से जाना जाता है उसे किंग पांडुकाभ्य ने बनाया था, जिसे सिंहालीस किंगडम बोलते हैं। द किंगडम ऑफ अनुराप्रधा और किंगडम ऑफ टांगवांग बर्मा, ये भी शाक्य वंशियों का ही साम्राज्य है। और द मौर्य एम्पायर कौन नहीं जानता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि असली क्षत्रिय सिर्फ वैदिक महाजनपद काल वाले क्षत्रिय हैं और राजपूत असली क्षत्रिय नहीं हैं। राजपूत हूण, कुषाण, ईरान की जनजाति और भारत की जाति भील आदिवासी के मिश्रित हैं, जो गुप्त साम्राज्य के फॉल होने के बाद सत्ता में आ जाते हैं शंकराचार्य मूवमेंट की वक्त, क्योंकि उस वक्त कोई क्षत्रिय, सबके जैन बुद्ध बन चुके थे, तो हिंदू धर्म को रिस्टोर करना था। तो राजपूतों को राजपूत शब्द देख के क्षत्रिय के समान स्टेटस प्रदान करा गया, ताकि ये लोग ब्राह्मण धर्म को फिर से रिस्टोर करें। फिर उसके बाद मौर्य गणराज्य पर धनानंद आक्रमण करता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के पिता मारे जाते हैं और चंद्रगुप्त अपनी दासी के साथ बच के निकल आता है, उसकी माता भी मारी जाती हैं। तो चंद्रगुप्त चाणक्य से मिलता है और चाणक्य जानता था कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय वंश का है, तो इसीलिए उसने जो इनके अपर क्लैन के क्षत्रिय थे, जैसे कि काशी, कोएरी, शाक्य और लिच्छवी, ये सब काशी वंश के ही क्षत्रिय हैं, उपजातियां हैं, कंबोज, इन सबको एकत्र करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख से ज़्यादा काशी क्षत्रिय और उनके वंशों से निकले हुए क्षत्रियों की संख्या थी। आखिर क्या कारण है कि जैन और बुद्ध धर्म का इस समाज पे ज़्यादा प्रभाव इसलिए रहता है क्योंकि जैन तीर्थंकर 7वें, 8वें, 11वें, 23वें और 24वें भी इसी वंश से थे, काशी वंश से। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो दिगंबर जैन के फाउंडर थे, जैसे कि जो लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, उनका जन्म काशी वंश में हुआ था। वो 20 डे ऑफ पौष महीने में हुए थे। अश्वसेना और रानी वामदेवी काशी वंश की काशी में हुआ था। परशुनाथ इक्ष्वाकु डायनेस्टी से थे, क्योंकि जैन तीर्थंकर सिर्फ क्षत्रिय वंश में ही उत्पन्न होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर जैन के मानक थे। शाक्यों की तरह कुछ काशी क्षत्रिय मल्ल गणराज्य के उस पार जाकर लिच्छवी गणराज्य की स्थापना करते हैं और वैशाली जिसकी राजधानी थी। गौतम बुद्ध की अस्थियां लेने लिच्छवी गणराज्य के क्षत्रिय भी आते, खुद को गौतम वंश का बताते हैं और वहां जाके बाद में लोग गौतम बुद्ध का स्तूप भी बनवाते हैं। लिच्छवी ऑफ काशी एंड देयर सेटलमेंट एट वैशाली, इसमें लिच्छवी गणराज्य के क्षत्रिय जो काशी वंश की शाखा है, ऐसा बुद्ध घोष इन हिज परम ज्योतिका ट्रेस बुद्ध घोष किताब में मिलता है, जो ये बुद्धों की प्राचीन पुस्तकें हैं जो ईसा पूर्व से पहले लिखी गई हैं। इसमें बताया गया है कि लिच्छवी वंश के क्षत्रिय राजकुमार जिस तरह गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की थी, उसी तरह इसी गणराज्य से जैन मुनि 24वें तीर्थंकर महावीर भी इसी तरह फॉर्चून पाया या ज्ञान प्राप्त किया के बारे में जानकारी बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ क्रिएशन इक्ष्वाकु कनेक्शन विद लिच्छवी क्लैन ऑफ महावीर ऑफ जैनिज्म से ली गई है। इसके ऑथर बिपिन शाह हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क अमेरिका के कॉलेज एट बफेलो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चांसलर हैं। आप और जानकारी के लिए इस पीडीएफ को जाके पढ़ सकते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जैन मुनि महावीर भी इसी वंश के थे, लिच्छवी वंश के, जो कि काशी क्षत्रियों की एक शाखा है। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी वंश की थी। त्रिशला का भाई चेतक लिच्छवी गणराज्य का राजा था
फिर उसका पुत्र बिंबिसार हुआ। फिर बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी इसी काची लिच्छवी वंश से हुआ। यह बुद्धिस्ट द्वारा लिखी गौतम बुद्ध की वंशावली ओकाकुम, निपुण, कंडिमाला, सिन्हसारा, जयसेना। उसके बाद सिन्हसारा के बाद जयसेना, के बाद गौतम बुद्ध के पिता हुए। अगर हम हिंदुओं की माने तो ओकाकुम को इक्ष्वाकु बताते हैं। यह है गौतम बुद्ध की वंशावली। बुद्ध के ग्रंथों के अनुसार इसमें आप देख सकते हैं ओकाकुमुक, जयसेना। गौतम बुद्ध को भद्रकाची और उनकी पत्नी को भद्रकाचियान भी बोलते हैं, आप देख सकते हैं। और गौतम बुद्ध का पुत्र राहुला था। और गौतम बुद्ध की दादी को कच्छाना भी बोलते हैं, काची कचियाना भी बोलते हैं। और इसी प्रकार जैन मुनि को भी महावीर काशी बोलते हैं, क्योंकि ये सब काची क्षत्रियों की निकले हुए वंशों से हैं। ये 5 लोग, इसमें से एक महावीर है, एक गौतम बुद्ध है और एक खरुदा काचियान है। ये चीन में बनी मूर्तियां हैं जो भारत में लोकयानता करवाहा, जिसमें कि नास्तिक धर्म की शुरुआत को लेके करने वाले 5 गुरुओं के बारे में बनाई गई है। भारत में नास्तिक धर्म की शुरुआत में काशी क्षत्रियों का बहुत ज़्यादा योगदान है। इन मूर्ति दर्शाए गए 6 लोगों में एक महावीर, एक पकुदा काचियान है और पुराणा कच्छापगात काची क्षत्रियों के बहुत सारे शासन रहे हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद कछवाहे कहलाते हैं, वही जो बाद में राजपूताना का हिस्सा हो जाते हैं 8वीं शताब्दी में। जैसा कि आप जानते हैं जैन और बुद्ध नास्तिक धर्म है। भारत में नास्तिक धर्म की शुरुआत का श्रेय काशी क्षत्रियों को ही जाता है। जैसा कि आप जानते हैं मौर्य वंश के आखिरी सम्राट भद्रथ मौर्य को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण था, उसने चुपके से मार देता है। बाद में शुंग साम्राज्य स्थापना कर देता है। उसने 100 सिक्के रखे थे इनाम, जो एक मौर्य शाक्य की गर्दन लाएगा उसे 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। उसी से मौर्य वंश का पतन शुरू हुआ। और जो मौर्यवंशी काशी क्षत्रिय बच जाते हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, उनके पास ज़मीनें बहुत होती थी, तो वो लोग खेती किसानी करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे इस समाज में बहुत से लोग ज़मींदार, 50 बीघे 100 बीघे अच्छी खासी ज़मीन मिलती है इन लोगों के पास। क्योंकि आप जानते हैं आर्य शासन और खेती करने में उत्तम होते हैं। गौतम बुद्ध के शाक्यवंशी क्षत्रिय राज भी करते थे और चावल की खेती भी किसानी भी करते थे, कुशल किसान भी थे। यही कारण है वैदिक क्षत्रिय जितने भी महाजनपद काल के हैं आज के समय में ओबीसी में आते हैं और खेती किसानी करते हैं कुछ राज्यों में। आप जानते हैं पुष्यमित्र शुंग के बाद भारत में विदेशी शासकों का शासन रहा है, जैसे कि इंडो सीथियन। ये सब ईरान पर्शिया के आदिवासी जनजाति ट्राइब हैं जिनका शासन भारत में रहा था। हूण, कुषाण, सीथियन और कुषाण वंश का। आगे चल के इसी लोग भारतीय लोगों से मिल जाते हैं, वही आगे चल के राजपूत, गुर्जर और जाट कहलाते हैं। राजपूत और गुर्जर और जाट इन्हीं वंशों से निकले हैं। हूण, कुषाण, सीथियन के वंशज हैं। ये पहली से और गुप्ता साम्राज्य के समय तक की भारत के शासन हैं। यही कारण है कि राजपूतों का राजपूताना सिर्फ राजस्थान और उसके आसपास के राज्यों के इलाकों में ही रह गया, जहाँ तक हूण कुषाण वंशियों का शासन था। इसके आगे राजपूताना कभी फैल नहीं पाया, क्योंकि राजपूत इन्हीं के वंशज हैं। ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सच है। इसको भारतीय इतिहासकार बहुत से मानते हैं और अमेरिकी इतिहासकार मानते हैं। तभी इसी वजह से ही कछवाहा ठाकुर ने ही मूवमेंट चलाया आर्य समाज के साथ मिलके, और काची को कुशवाहा लिखना टाइटल स्टार्ट कराया, क्योंकि बिना काचियों के कछवाहा राजपूतों की
कोई इतिहास नहीं है। पूरे राजपूताने में सिर्फ कछवाहा ही ऐसी जाति है जो वैदिक क्षत्रिय है, यानी काछियों से अलग हुए हैं, नहीं तो बाकी के सब हूण कुषाण के वंशज हैं। और राजपूत गौतम राजपूत हैं वो ब्राह्मणों के वंशज हैं। ब्राह्मणों जो सत्ता में आए वो गौतम राजपूत कहलाए। इलाहाबाद के 18वीं शताब्दी में दहेज में उन्हें राज्य मिला था पंडितों को। ऐसा ब्रिटिश इतिहासकार और भारतीय इतिहासकार सतीश चंद्र लोग दावा करते हैं और ये डीएनए में भी प्रूव्ड है। मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैणी, यादव, खंडेयात, पल्लव, कंबोज इत्यादि वैदिक महाजनपद क्षत्रियों का डीएनए 90% ब्राह्मणों से मिलता है और राजपूतों का डीएनए किसी से नहीं मैच खाता है। उनका डीएनए सिर्फ ईरान की जनजाति हूण कुषाण से मैच खाता है। और 10वीं शताब्दी में अग्निवंश ये लोग बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि राजपूत ठाकुर 10वीं शताब्दी में माउंट आबू पर्वत पर ब्राह्मण यज्ञ करते हैं और आग से राजपूत ठाकुर लोग तलवार घोड़े लेके पैदा होने लगते हैं। परमार राजपूतों ने अग्निवंश पुराण लिखवाया था 10वीं शताब्दी में। इनके मंत्री पद्मगुप्त ने। हूण कुषाण वंश का अंत गुप्त वंश के राजा करते हैं 4वीं शताब्दी में। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बच जाते हैं और भारतीय जनजातियों से मिश्रण कर लेते हैं। फिर गुप्त साम्राज्य के ख़त्म होने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में राज करने लगते हैं, क्योंकि उस समय बुद्ध धर्म फैला हुआ था भारत में। और 8वीं शताब्दी में प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य ने फिर से वैदिक ब्राह्मण धर्म की स्थापना करके मठ बनाता है। शंकराचार्य एक बौद्ध भिक्षु था और वो बौद्ध भिक्षु की बहुत सारी टीचिंग जैसे अहिंसा ना होना ये सब हिंदू या ब्राह्मण धर्म में लाता, क्योंकि पहले ब्राह्मण धर्म में अश्वमेध यज्ञ बलि देना जरूर होता था, गाय की बलि देना इत्यादि। तभी इसी वजह से जैन और बौद्ध धर्म आए, इस अनास्था को हटाने के लिए जानवरों की बलि देने से। कुषाण वंश के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक के अलावा जितने भी महाजनपद क्षत्रिय थे सबके सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और आखिरी बौद्ध साम्राज्य पाला साम्राज्य 12वीं शताब्दी तक था, मुस्लिमों के आने से पहले। क्योंकि बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए और ब्राह्मण धर्म को फिर से लाने के लिए इन्होंने इन्हीं छोटे छोटे राज्यों को शर्तों पे इनको हिंदू धर्म अपनवाकर और यज्ञ करवाया, इनका शुद्धिकरण कराया और राजपूत बना दिया और क्षत्रिय के समान स्टेटस दे दिया ब्राह्मणों ने इन्हें। क्योंकि उस समय कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था, भारत में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था और ये राजपूत आपस में ही लड़ते थे और सैकड़ों बिरादरियों में बटे थे, क्योंकि ये इनका सभी का वंश अलग अलग है, इसीलिए आपस में लड़ा करते थे हमेशा राजपूत। और फिर ब्राह्मण इन्हीं की सेना में दरबार लगाया करते थे और बैठा करते थे और इन्हें ज्ञान दिया करते थे। आप जानते ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था तो 84,000 ब्राह्मणों को मुफ्त में रोज़ मिलने वाला खाना बंद करवा दिया था, जिससे ब्राह्मण परेशान थे। और बौद्ध भिक्षुओं के लिए फ्री कर दिया था। बहुत से ब्राह्मण बौद्ध भिक्षु भी बने, पर जो कुछ सही निकले थे और कुछ ने बौद्ध धर्म में भी बहुत सारी चुरा ली चीज़ें बौद्ध धर्म से। यही कारण है ब्राह्मण 8वीं शताब्दी में मुद्रा राक्षस लिखते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को विशल लिखते हैं, कुलहीन लिखते हैं, क्योंकि मौर्यों से इनकी पटरी नहीं खाती थी। क्योंकि वैदिक काल में मौर्य, शाक्य, काछी क्षत्रियों पर आरोप था कि ये लोग खुद तो धर्म परिवर्तन करते ही हैं, साथ में पूरे एक मिशनरी की तरह पूरे हर जगह धर्म को फैलाते हैं और सभी को धर्म परिवर्तन करवाते हैं। इसी वजह से ब्राह्मण से पटरी कम खाती थी और ब्राह्मणों का चंदा पानी बंद कर देते थे ये लोग। और ये भी आरोप था कि ये लोग अपने वंश से निकले महापुरुषों के बनाए हुए धर्म यानी कि जैन और बुद्ध को बढ़ावा देते हैं और ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। यही कारण था जितने महाजनपद काल के क्षत्रिय थे सबके सब बौद्ध और जैन थे, ब्राह्मण धर्म का सबके सब विरोध करते थे। सभी इतिहासकारों का मानना है कि जितने वैदिक काल के क्षत्रिय थे
पढ़े लिखे और शिक्षित थे, इसीलिए वो जात पात नहीं मानते थे और समाज को बराबर रखना चाहते थे। इसीलिए सभी महाजनपद के क्षत्रिय बौद्ध और जैन धर्म अपनाते थे। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि हम सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जितने ही राजा थे, अगर वो ब्राह्मण धर्म मानते थे तो ब्राह्मणों के नीचे रहते थे। इसीलिए उन्होंने जैन बुद्ध को बढ़ावा दिया ताकि सबके सब बराबर में रहें, कोई ऊंच नीच ना रहे। आज के समय में ये सभी वैदिक क्षत्रिय ओबीसी में आते हैं। इसीलिए जितने विदेशी हैं, अंग्रेज इतिहासकार सब कहते हैं भारत में वैदिक काल की ऊंची जाति आज के समय नीची कर दी गई हैं और नीची जाति को ऊपर बना दिया गया है, जैसे कि राजपूत वगैरह। और इसी तरह कायस्थ भी शूद्र और ब्राह्मणों के मिश्रण हैं जो 12वीं शताब्दी में आते हैं और अकाउंटेंसी का काम करते थे मुगल दरबारों में और राज्यों के अंदर। कायस्थ यानी कि लाला लोग। अब जयपुर राजघराने के दो थ्योरी हो सकती हैं कि एक या तो हून कुषाण वंशी हैं जिन्होंने अपने आसपास वैदिक क्षत्रियों का सरनेम यूज़ किया, या फिर एकमात्र क्षत्रिय वंश जो राजपूताना या मिडीवल इंडिया में वैदिक क्षत्रिय जिन्होंने शासन करा, जो काची से अलग हो गए, वही कछवाहा कहलाए। अगर हम कछवाहों का इतिहास देखें तो ये बिहार से मध्य प्रदेश जाते हैं, वहाँ कच्छापगात कच्छप कहलाते हैं। फिर उसके बाद ये जयपुर जाके अपनी नई राजधानी बनाते हैं, वहाँ ये कछवाहा कहलाते हैं। फिर उनसे जाकर उनकी उपजाति जैसे शेखावत, रजावत, नथावत इत्यादि भी बन जाते हैं, शेखावती राजपूत ठाकुर। जब ब्रिटिशर अंग्रेज भारत में 19वीं शताब्दी के करीब अपना यहाँ पर रिसर्च करते हैं, इतिहास के बारे में अशोक स्तंभ वगैरह की खुदाई करवाते हैं, तो महाजनपद काल के और सभी वंशियों के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने 19वीं सदी में बताया था कि राजपूत ठाकुर हूण कुषाण के वंशज हैं, इनका वैदिक क्षत्रियों से कोई लेना देना नहीं है। तभी सिर्फ कछवाहा राजपूतों में राजा मानसिंह द्वितीय ने काफ़ी गंभीरता से लिया। उस वक्त आर्य समाज की स्थापना हुई थी, जिसका लक्ष्य वैदिक क्षत्रियों की खोज करना और वैदिक आर्य सभ्यता को अपनाना था, और संस्कृताइजेशन भी चरम पर था। बहुत सी जाति अपने आप को ऊंची जाति क्लेम कर रही थी। इतिहास में ये भी जिक्र होता है कि कन्नौज के इलाके के काची क्षत्रियों ने जयचंद को मुस्लिमों से लड़ने के लिए सैन्य सुविधा प्राप्त की। उसने बहुत बुरी तरह से हारे थे। फिर जंगलों में पलायन कर से खेती किसानी करने लगे थे, पर स्थानीय ब्राह्मण जानते थे। 10वीं शताब्दी की समय जो काची शंकराचार्य मूवमेंट के वक्त फिर से हिंदू धर्म में आ गए थे ब्राह्मणों के साथ मिलके, वही कछवाहे कहलाए, बाकी के जैन बुद्ध ही बने रह गए थे। 19वीं सदी के करीब आर्य समाज ने ब्राह्मणों से जानकारी इकट्ठा कर और राजा मान सिंह द्वितीय ने एक मूवमेंट चलाया, जिससे पूरे देश भर में काची मौर्य सभी को जनेऊ पहनने का अधिकार दिलाया और कुशवाहा टाइटल यूज़ करने को कहा। आर्य समाज के डर गए थे कहीं ये लोग फिर से बौद्ध और जैन न बन जाएं, इसीलिए इनको लवकुश यात्रा निकालने को कहा और जनेऊ धारण करने को कहा। वो ब्राह्मण भी पूर्ण तरीके से जनेऊ धारण करवाते थे। आइए अब जानते हैं सिर्फ कुशवाहा टाइटल ही क्यों, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय हाथी गुफा शिलालेख प्राप्त हुआ था जिसमें लिखा था, कलिंग काशी कुशवानाम क्षत्रिय चा सहायता प्राप्त मासिक नगरम कुशवान क्षत्रिय शहतवात काटमाशी नगरा। यह शिलालेख राजा खारवेल ने, जो कि काची क्षत्रिय था, उसने 4वीं शताब्दी में लिखवाया था और जैन भक्त था और कलिंग साम्राज्य जैनों का था। आज वह काची क्षत्रिय खंडयात नाम से उड़ीसा में जाने जाते हैं, जो अलग हुए थे कछवाहा की तरह। इसके बाद अखिल भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय महासभा की स्थापना होती है और 1933 की जनगणना में भारत सरकार कुशवाहा
छत्री टाइटल यूज़ करती है। भारत सरकार भी कुशवाहा काछी को छत्री मानती है। और गुजरात में भरूच इलाका में बहुत ज़्यादा संख्या में अभी भी काछी रहते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काछी मौर्य, शाक्य, सैनी, खंडयात, पल्लव, वामन, कोचा, कंबोज, यादव इत्यादि का डीएनए और ब्राह्मणों का आधे से अधिक का डीएनए आपस में मैच खाता है। और कुछ ब्राह्मण भी विदेशी ईरानी आर्य ट्राइब हैं जो 9वीं शताब्दी के करीब भारत में आ जाते हैं। पर ये मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी इत्यादि का डीएनए 80% ग्रीक से इंस्पायर्ड है, बल्कि राजपूत ठाकुरों का डीएनए ईरान से इंस्पायर्ड है। इसीलिए ब्राह्मणों, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, यादव, पल्लव जितने भी वैदिक महाजनपद छत्री हैं, सबका डीएनए ग्रीक यानी कि यूरेशिया से मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने ये वीडियो किस लिए बनाया है, क्योंकि अपने समाज में जागरूकता फैले अपने इतिहास के बारे में। और दूसरा मकसद ये था कि मैं इस बारे में जानकारी लगभग 2018-19 से कलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने 100 से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी हैं, भारत एवं विभिन्न पुराणों अथवा बर्मीज़, श्रीलंकन, तिब्बत एवं ग्रीक की किताबें बहुत सारी पढ़ी और डीएनए रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें, तब मैं आपके सामने ये जानकारी लेके आया हूँ। आपके पास अभी ये जानकारी बहुत कम लोगों के पास पता होगी, शायद ही आपको इंटरनेट पे कहीं पर मिले। ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे हमारे समाज का इतिहास चोरी कर रहे हैं। मैंने यूट्यूब एवं बहुत सारे ब्लॉग स्पॉट्स पर देखा था 2018-19 से राजपूत ठाकुर चंद्रगुप्त मौर्य और गौतम बुद्ध को राजपूत बता रहे हैं। और अपनी पोस्ट में क्या बताते हैं कि ये जो काशी लोग हैं, ये लोग नकली हैं, ये लोग अभी जल्दी से सरनेम यूज़ कर रहे हैं। असली मौर्य छत्री परमार राजपूत हैं, जो आग से पैदा हुए थे 12वीं शताब्दी में, जो ब्राह्मणों ने आग से पैदा करा है। और वो परमार की उपजाति मोरी, जो 10वीं 11वीं शताब्दी में आग से पैदा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य बताते उनके हैं वंशज हैं। 7वीं शताब्दी में भारत का सबसे बड़ा का मानना है किला यानी कि चित्तौड़गढ़ का किला चित्रांगद मौर्य ने बनाया था, जो कि उसकी सेना में 3 लाख से अधिक मौर्य सैनिक थे। वो जैन धर्म को मानता था, तो उसने वह किला बनवाया था। तो उसके पोते मान मौर्य ने अपनी बहन की शादी स्थानीय चरागाह यानी कि बप्पा रावल, जो 2-4 गांवों का राजा करता था, उससे विवाह करा के, जो महाराणा प्रताप के ख़ानदान का है, उससे शादी कराए। वो सन्यासी बन के त्याग कर चले जाते हैं। पर ये इतिहास चोर राजपूत, आप जानते हैं, सभी का इतिहास चोरी कर रहे हैं। कहीं ये सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, कृष्ण, राम सभी को राजपूत बना रहे हैं, बल्कि इनका राजपूतों से बल्कि वैदिक क्षत्रियों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चित्रांगद मौर्य प्योर क्षत्रिय था, उनका राजपूतों से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि जो ये मोरी राजपूत हैं, ये 12वीं शताब्दी में परमार से अलग हुए राजपूत की एक शाखा है। और ये राजपूत फेसबुक पेज, बहुत सारे ब्लॉग स्पॉट्स और ब्लॉगर वेबसाइट पर ये प्रोपोगंडा और यूट्यूब वीडियोस पर फैला रहे हैं कि और इतिहास चोरी कर रहे हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को राजपूत बना रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चित्रांगद मौर्य वंशी हैं, क्षत्रिय हैं, पर वो राजपूत नहीं हैं, क्योंकि उनका शासन 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में था, तभी राजपूतों की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। और ये राजपूत अपनी पोस्टों पे लिख रहे हैं कि जो पूर्वी यूपी और बिहार के मौर्य हैं, ये फर्जी मौर्य हैं, ये मुराई मुराओं हैं और माली का काम करते हैं। या फिर बता रहा है कि ये वो मौर्य हैं, जो ये असली मौर्यवंशी हैं, जो बहुत देर तक बौद्ध जैन धर्म अपनाए रहे, तभी ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित कर दिया। और इसमें ये भी लिखते हैं, इसके अलावा जो जात या शाक्य लिखती है वो यूपी में साकड़ कहते हैं, और जात खुद को कुशवाहा लिखती है वो असली काछी है। लेकिन राजनीतिक कारणों से सम्राट अशोक का वंशज क्षत्रिय राजपूतों इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है, ऐसे लोग बता रहे हैं। बल्कि ये खुद हमारा इतिहास चुरा रहे हैं और लिखते हैं कि जिस तरह अहीर यादव बन गए, इसी तरह ये सब इतिहास चुरा रहे हैं। आप
देखिए तो ये किस तरह राजपूत सभी का इतिहास चुरा रहे हैं। ये मौर्य कुशवाहा ही नहीं, जितने क्षत्रिय वंश हैं, पोरस को भी ये लोग राजपूत बना रहे हैं, जाट गुजरों को भी राजपूत बना रहे हैं। ये सभी का इतिहास चोरी कर रहे हैं। और इसके अलावा बताते हैं किसको कौन है असली मौर्य वंशी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये अपनी पोस्ट के माध्यम से दावा कर रहे हैं कि असली मौर्य राजपूत वंश का हिस्सा हैं, जो दक्षिण भारत में मराठा में मोरे मराठा नाम से जाने जाते हैं। और वो राजपूत हैं और वो गुजरात में पाए जाते हैं, और पता है यूपी बिहार के नकली हैं। अरे भैया ये बताओ, मौर्य वंश की मेन गद्दी थी बिहार पाटलिपुत्र, असली मौर्य वंशी वहीं पाए जाते हैं। और ये फर्जीवाड़े राजपूताइजेशन, जिसमें कि हर जाति का इतिहास चोरी करके और खुद में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इनका कोई इतिहास है नहीं राजपूत 10वीं शताब्दी से पहले। इसीलिए हर किसी का इतिहास चोरी करने में पड़े हैं और हर किसी को राजपूत बनाने में पड़े हैं। ये मेरा खासकर उनके लिए है, कुशवाहा काछी, जो खुद को राजपूत लिखते हैं। फेसबुक ठाकुर फलाना सिंह कुशवाहा। भैया आप क्षत्रिय हो, आप राजपूत क्यों बन रहे हो? ये वही राजपूत हैं जो मुगलों के दरबारी में सेवा करते थे और उनके बहन बेटियों से रोटी के रिश्ते थे। और राजपूत क्यों बन रहे हो? आप क्षत्रिय हैं, आप सम्राट अशोक के वंशज हैं, आपका इतना गौरवशाली इतिहास है, आप राजपूत क्यों बन रहे हैं? आप क्षत्रिय लिखिए, आप क्षत्रिय हैं। आप ये इनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं राजपूत बनने के लिए? और आप ये वीडियो ज़रूर उनको साथ शेयर करिए जो आदमी आपसे ठाकुर फलाना सिंह कुशवाहा लिखते हैं। फलाना राजपूत, भैया आप क्षत्रिय हैं और आप राजपूत करके ये आपका राजपूत आपका इतिहास चोरी कर रहे हैं। ज़रा इस पर भी ध्यान लगाइए। आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हमेशा ही सबसे बड़ा रहा है। और ये राजपूत तो नकली हैं, जिनको 10वीं शताब्दी में आग से पैदा करा गया था ताकि बुद्ध और जैन धर्म को हटाएं और फिर से वैदिक ब्राह्मण धर्म की स्थापना करें। और मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिस पे कि ये राजपूत हर जाति का इतिहास चोरी करने में पड़े हैं और जो सबको फर्जी बना रहे हैं और हर हर योद्धा को राजपूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि हर भारत शक्तिशाली योद्धा राजपूत था और कोई जाति का नहीं था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ पर भी इन लोगों ने ये पोस्ट कर रखे हैं, आप वहाँ जाके तुरंत की वीडियो पे रिपोर्ट मारिए, और ताकि इनकी वीडियो हटाई जा सके। ये और ये गलत जानकारी फैला रहे हैं। उसके अलावा ये इतिहास चोरी करके यही बता रहे हैं कि शाक्य के वंशी गौतम बुद्ध के वंशज नहीं हैं। और ये बता रहे हैं कि गौतम ठाकुर, जो 18वीं शताब्दी से पहले इनका इतिहास नहीं है, ये गौतम राजपूत ब्राह्मण थे जिन्होंने राजपूतों से विवाह कर लिया था। राजपूतों ने उनको अपनी बेटियां दे दी थी, तो वो ब्राह्मण जो आखिरी राजपूत कहलाएं वो गौतम राजपूत कहलाएं। ये उनको गौतम राजपूत को गौतम बुद्ध से जोड़ रहे हैं और गौतम बुद्ध को ये राजपूत बता रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप इनकी वीडियो पे जाके तुरंत रिपोर्ट करिए जाके, ये जो गलत जानकारी दे रहे हैं। और गौतम राजपूतों का इतिहास 18वीं शताब्दी से पहले है ही नहीं इतिहास में, और ये चले हैं गौतम बुद्ध को राजपूत बनाने। हाँ, और राजपूतों के अलावा अब मैं 2 साल से देख रहा हूँ, ये गडरिया ये भी हग रहे हैं पूरे यूट्यूब, बहुत सारे वेबसाइट्स पर भी ये, और गाने भी बना रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य गडरिया थे भैया, जबकि पुराणों में लिखा चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय। आप तुरंत जाके इनकी वीडियो पे रिपोर्ट मारिए जाकर। और अभी रुकिए ज़रा, उसके अलावा दलित जाति में आने वाली कोरी, जो कोली लिखने लगी है, वो पूर्ण रूप से मांसाहार जाति है। वो खुद को कोली बताती है और वो लोग एससी में आते हैं और शाक के सरनेम भी इस्तेमाल कर रहे हैं मध्य प्रदेश एरिया वगैरह में। आपसे अपील है कि इन इतिहास चोरों से सतर्क रहें और इनकी वीडियो पे जाके रिपोर्ट करें। और ये लोग गाने भी बना रहे हैं और किस तरह हमारा इतिहास चोरी कर रहे हैं। ये दलित जाति में आते हैं और ये कोरी लोग पूर्ण रूप से बुनकर का काम करते हैं। इन लोग के पास किसानी वाला कोई काम नहीं है, ये लोग लेबर और बुनकर का काम करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, असली कोली सिर्फ कोयरी हैं बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के। और रही बात मांसाहार भोजन की, तो जैसे जानते हैं ठाकुर लोग इंडो ईरानियन हैं, इनका पहले से ही खाना नॉनवेज रहा है। कुछ नहीं खाते, मैंने तो ज़्यादातर लोग नॉनवेज खाते देखा है, और कुछ ब्राह्मणों को भी। और
दलित में आने वाली लगभग सभी जातियां नॉनवेज हैं। वहीं उसके विपरीत देखें कुशवाहा मौर्य शाक्य पूर्ण रूप से शाकाहारी जातियां हैं, जो जिनके घर में शायद ही आपको कोई रेयर केस में मिले घर में जिसमें कोई नॉनवेज खाता हो। यहाँ तक कि मौर्य कुशवाहा शाक्य में पियजहा मौर्य है, मतलब कि जो मौर्य लोग प्याज खाने लगे थे उनको समाज से अलग कर दिया गया था, उनको पियजहा टाइटल दे दिया गया था। मौर्य शाक्य कुशवाहा लोग प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं, बल्कि आज से 30-40 साल से खाने लगे, क्योंकि आज के समय में कोई इतना ध्यान नहीं देता। बल्कि अभी भी आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाइए, वहाँ पे भगीरथ, सैणी और मौर्य कुशवाहा शाक्य वहाँ के अभी भी प्याज लहसुन का सेवन तक नहीं करते हैं। उसके अलावा शाक्य मौर्य कुशवाहा लोग वैदिक क्षत्रिय पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं। यही आप शिलालेखों में भी देख सकते हैं। गौतम बुद्ध भी शाकाहारी थे और सम्राट अशोक के शिलालेख में भी लिखे हैं। अपनी रानी तिक्षरसिता से कहते हैं, देवी अहम क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं प्याज का सेवन कैसे कर सकता हूँ। पांडुशालिनी यानी कि प्याज। और जैसा कि आप जैन धर्म में जानते हैं, प्योर शाकाहारी होते हैं और प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, क्योंकि ये इन्हीं की वंश पूर्वजों द्वारा शुरू की गई परंपरा है। ये अभी भी पूर्ण रूप से निभाते हुए आ रहे हैं। आपको बहुत ही मुश्किल से कोई मौर्य कुशवाहा जाति का मिलेगा जो नॉनवेज खाता हो। अगर की संगति में पड़ा तो दूर की बात है, नहीं तो बहुत ही रेयर केस है। आपको मैं 100% घर में शाकाहारी भोजन बनता है, शायद ही कोई ऐसा घर मिले मौर्य शाक्य कुशवाहा में जिसमें नॉनवेज बनता हो, वो भी बहुत ही रेयर केस है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी भारत में आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों की जनसंख्या में जनरल में थे। उसके बाद 1991 तक जनरल में ही थे। उसके बाद यूपी, बिहार, एमपी में ओबीसी में डाले गए, क्योंकि यहाँ पर इनकी जनसंख्या अधिक थी। एजुकेशन में पिछड़ापन और सरकारी नौकरियों में कम पोजीशन की वजह से ओबीसी में डाला गया, परंतु बाकी सब राज्यों में जनरल कास्ट में आते हैं मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी। और 2013 में जनरल से ओबीसी में हरियाणा में डाले गए। वहीं ओबीसी में उत्तर प्रदेश में गिरी गोस्वामी ब्राह्मण भी ओबीसी में आते हैं, और उत्तराखंड में भी ओबीसी में भी आते हैं ब्राह्मण। इसका मतलब ओबीसी का मतलब सिर्फ जो समाज से लोग पिछड़ गए हैं उनको आगे तक पहुंचाना है। और राजमाता गायत्री देवी की पहल से कुशवाहा मौर्य और कछवाहा ठाकुरों में शादी विवाह होने लगे थे, परंतु 1991 में मंडल कमीशन लाने के बाद, क्योंकि समाज ऊपर और नीचे में बढ़ गया था तो दिक्कत हो गई थी, बाद में फिर से अब के टाइम में शादी विवाह होने लगे हैं। पर मेरी मानो तो कछवाहा ठाकुरों में शादियों से बचना चाहिए, क्योंकि वो लोग राजपूतों से शादी विवाह करते हैं, इसलिए उनका खून में मिश्रण हो गया है। इसीलिए हम सभी को चाहिए कि कछवाहा ठाकुरों में शादी विवाह मत करें, पर सामाजिक रूप से एक रहें, क्योंकि कछवाहा ठाकुरों का खून आदिवासी, राजपूतों और हूण कुषाणों से मिश्रण की वजह से दूषित हो गया है। अपने खून का गौरव बनाए रखें, अपने वैदिक क्षत्रियों का। भारत में से प्योर आर्य ब्लड के क्षत्रिय शिव मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी ही बचा है। अभी भी जिस किसी को शक हो मौर्य कुशवाहा काछी कोयरी क्षत्रियों के बारे में, तो मैं बता देना चाहता हूँ। जो लोग फर्जी शाक्य बने घूम रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि नेपाल में काछी नेवारी शाक्य हैं, जिसमें शाक्य काछी जाति की लड़की को, जो कि बुद्धिस्ट होती है, उसको हिंदू मंदिर में देवी की तरह पूजा की जाती है। 3 साल की लड़की 8 साल तक पूजा की जाती है। वहाँ का मानना है कि शाक्य लोग ही वहाँ की देवी हैं जो नेपाल की रक्षा करती हैं, और इसके बारे में गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं नेवारी शाक्य, काछी शाक्य के बारे में। ये परंपरा आज से नहीं, गौतम बुद्ध के समय के बाद से है। मौर्य कुशवाहा शाक्य के लोग भारत में ही नहीं बल्कि म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, वियतनाम और मॉरिशस में भी पाए जाते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले वहाँ पे बसाया था। और तिब्बत में भी पाए जाते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि वहाँ के पहले मुख्यमंत्री मॉरिशस के कुशवाहा ही थे, राम गोपाल कुशवाहा।
और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में भी एक काची डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बहुत सारे काची क्षत्रिय पाए जाते हैं। जिस तरह काशी से काचियों के शाक से शाक हो गए, कोयली से कोयरी होगी, मौर्य मौर्य से मुराई मुराव हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था। सूरसेन से सैणी या भागीरथ से भगीरथ वंशी हो गए, राजा भागीरथ के वंशज। जिस प्रकार ब्राह्मण को बाभन और नाई को नौआ बोलते स्थानीय भाषा में, और सैनी सूरसेना राजा महाराज सूरसैनी के वंशज हैं। भागीरथ और सागरवंशी नाम से भी जाने जाते हैं। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग एकजुट होके अपनी एकता दिखाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी तक पहुँचे अपने इतिहास के बारे में, और सब लोग जान पाएँ हमारे इतिहास के बारे में। अपने समाज के लोगों को ज़रूर शेयर करें ये वीडियो। आप शर्माइए मत कि क्या सोचेगा। आप ये वीडियो अपने समाज के हर उस व्यक्ति, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, हर जगह दम लगा के शेयर करिए। अगर आप क्या सोचेंगे तो आप ये वीडियो नहीं शेयर कर पाएंगे। आप कुछ मत सोचिए, सीधा वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत से ये कंटेंट बनाया है। और अपने समाज को जागरूक करिए, बस मेरा आपसे यही कहना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो राजपूतों के ऊपर बनाऊंगा, क्यों ये हमारा सबका इतिहास चोरी कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए रुक जाइए, इसके पहले हम अपनी समाज की राजनैतिक और शैक्षिक के बारे में जान सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। आप सभी को अगर अपने समाज को आगे ले जाना है तो आप शैक्षिक और राजनीतिक और संगठित रहिए, तभी आप बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे समाज की आबादी उत्तर प्रदेश में 14% है, तब भी हमारे सिर्फ 14 विधायक हैं। वहीं राजपूत ठाकुर 8 से 10% दोनों मिलाकर भी उनके 100 से अधिक विधायक हैं। ऐसा क्यों? और वहीं कुर्मी 3% होकर भी उसके 40 से अधिक विधायक हैं। क्योंकि ये लोग की खुद, इन समाज की खुद की अलग पार्टी है। जैसे जानते हैं बीजेपी से अगड़े को ही ज़्यादा टिकट बांटती है, और अखिलेश यादव को और अपना दल कुर्मियों को ज़्यादा टिकट बांटती है, यही कारण और है। बिहार में यादव के 54 विधायक हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग की खुद की पार्टी है। जब तक आप खुद की पार्टी में लाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पार्टी चाहे जो भी हो, जाटो लो चाहे यादव लो चाहे कुर्मी लो, इनका वोट हमेशा उन्हीं की पार्टी में गिरता है। चाहे सरकार चाहे कोई भी है, चाहे जितना राशन दो, चाहे जितना रुपए दो, लाइन लगाने सबसे पहले खड़े होंगे, पर ये लोग वोट से अपने ही समाज को की पार्टी को देते हैं। आप लोग को भी ऐसा करना चाहिए, तभी आप लोग मजबूत होंगे राजनीतिक में। अब ये जाटों को देखिए, उनके समाज के 99% वोट बीएसपी पर ही पड़ता है, और यादव का 98 से 99% वोट समाजवादी पर ही पड़ता है, क्योंकि उनमें एकता है, तभी वो राज करते हैं। और वो जनसंख्या भी उनकी कम है, पर आपकी जनसंख्या उनसे दुगनी है, तब भी आप सत्ता में क्यों नहीं हैं, यही बड़ा कारण है। मैं किसी पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का विचार है। आप सभी को अपने समाज की पार्टियों को ही वोट करना चाहिए, तभी आपका आगे चल के सत्ता में आएंगे और राज कर पाएंगे और अपनी सरकारें बना पाएंगे। जो जातियाँ कभी राज नहीं करी वो इस समय राज कर रही हैं। जैसे जाटो ले लो, गडरिया बघेल ले लो छत्तीसगढ़ में। ऐसा तो है नहीं कि पार्टी नहीं आपके समाज की। बिहार में राष्ट्रीय लोक जनता दल है, पश्चिम यूपी में महान दल है, और पूर्वी यूपी में जन अधिकार पार्टी है, जो हर साल 403 यूपी इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स खड़ा करती हैं, पर 1% से कम ही वोट पा पाती हैं। समाज को चाहिए कि अपने समाज की पार्टियों को सपोर्ट करें। इसमें सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप अपने समाज में 15% वोट शेयर देते हैं तो आप मतलब कि आप वहाँ पे अपना पक्का दर्जा दिलवा देते हैं। उसके बाद अगर और भी कोई समाज जुड़ जाता है कोलिशन में, तो अगर आपके समाज टोटल वोट बैंक 30% ज़्यादा है तो सरकार बना लेती हैं। आप चाहिए देख लीजिए, यूपी में बीजेपी है, कभी 30% से ज़्यादा 35% पर ही पूरा का पूरा अपनी लगभग 300 सीटें जीत जाती हैं। अगर आप 15% हैं, अगर 15% में बाकी के पिछड़े दलित ले लो, तो आप सत्ता में आराम से पहुंच जाएंगे। आपको किसी पार्टी के तलवे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खाली मैं जातिवाद नहीं, यूपी में सभी पार्टी है। निषाद पार्टी, अपना दल, बीएसपी और
अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सब कास्ट बेस पे आधारित हैं, तो हम क्यों ऐसा ना करें, हमें भी ऐसा करना चाहिए। और राजभर समाज पार्टी, इसके भी विधायक हैं 8-10 लगभग। ये भी जात कास्ट का नेम है पार्टी का, जैसे राजभर एक कास्ट है, निषाद एक कास्ट है। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने समाज की पार्टियों को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी सोशल साइट पर है उसको फॉलोवर्स 1 से 5 मिलियन तक पहुंचा दें और अपनी एकता दिखाएं। और कोई भी इलेक्शन हो, आप उसमें विधायकी के लिए कॉन्टेस्ट करें और समाज में राजनीतिक रूप से ज़रूर आगे रहें। आपको लगभग अंदाज़ा होगा कि आपकी विधानसभा सीट पे कितने कौन से गांव में लगभग अंदाजे में कितनी आपके समाज के लोग की जनसंख्या है। अगर आपकी सीट पे 30,000 के ऊपर है तो आप विधायकी के लिए टिकट ज़रूर मांगें किसी बड़ी पार्टी से या फिर अपने ही पार्टी से और उसी पे वोट मंगवाएं। आप जैसे कि देख सकते हैं, सत्ता में आने के बाद ही यादव पूरी जाति बदल गई है। हर अच्छे पोस्ट पर यादव सभी रख दिए गए हैं उनकी पार्टी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने सब यादव भर्ती की। उसके बाद सबके सब अच्छी पोस्ट पे चले गए, उनके लड़के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देख लीजिए 27% ओबीसी में से 15 से 20% यादव कैंडिडेट ही सफल होता है। आप चाहे कोई भी भर्ती उठा के देख लें। जब तक आज राजनीतिक सत्ता में नहीं पहुंचोगे तब तक समाज को उस हिसाब से पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। और शिक्षा एक दूसरा विकल्प है। हम सम्राटों के वंशज हैं, शासक परिवार से आते हैं, तो हमें सत्ता में भी अधिकार चाहिए। हमें भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चाहिए अपने समाज का। मैंने एक चीज़ यादव बिरादरी में देखी है कि घर में भले ही खाने को कुछ ना हो, छप्पर पड़ा होगा, तब भी एक सफ़ेद कुर्ता और एक लाल अंगोछा, एक टोपी, जहाँ अखिलेश यादव की रैली होती है, टाइम निकाल के 1-2 घंटे भीड़ लगा के चले जाते हैं। कम से कम वहाँ पे जाके जनसैलाब बनाते हैं। आप लोग को भी ऐसा करना चाहिए। आप भी अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए और बड़े बड़े पद जैसे कि IAS, PCS, IIT, एम्स, IIM में पहुँचाइए। उसके बाद राजनीति भी करिए, डॉक्टर बनिए। शिक्षा का मतलब कक्षा 12 पास करना ही, उसके अलावा हाई स्टडीज़, गवर्नमेंट के पद पाने और कॉरपोरेट सेक्टर, IIM, IIT, एम्स, MBBS, डॉक्टर वगैरह बनिए। उसके बाद अपने बच्चों को राजनीति में भी ज़रूर डालिए, तभी आपके समाज का कल्याण होगा। राजनीति एक्टिव ज़रूर रहें अपने समाज के लोग, अपने ब्लॉक स्तर पर भी, और अपने आसपास हो सके तो अपने समाज की जनसंख्या का भी अनुमान लगाइए। अगर 30,000 के ऊपर है आपके इलाके में तो आप लोग विधायकी के लिए तैयारी शुरू कर दें। आखिरी में आपसे कहना चाहता हूँ, आपने महापुरुषों के बताए हुए धर्म पर चलिए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और किसी के तलवे चाटने में पाखंडवाद की ज़रूरत नहीं है। आपके समाज के अनेक महापुरुष गौतम महावीर, अजातशत्रु, सम्राट अशोक, जगदेव बाबू कुशवाहा ने बहुत सारी लड़ाई लड़ी हैं, तभी आपकी स्थिति यहाँ तक पहुँची है। इसीलिए आपको भी चाहिए कि पाखंडवाद को त्याग कर अपने समाज में एकजुटता लाएं। बिहार में जो 40 साल से ओबीसी यानी कि यादव, कुर्मी, कोयरी का शासन है, तो वो बाबू सिंह कुशवाहा की ही देन है, जिन्होंने जनरल लोगों को उठा पटका था। सत्ता से इन्होंने नारा दिया था। और सतीश चंद्र कुशवाहा जब 5 दिन के मुख्यमंत्री बने थे, तब जगदेव प्रसाद कुशवाहा उस समय डिप्टी CM बने थे बिहार के। उनकी पार्टी सूफी समाज दल के 67 विधायक थे उस समय। उन्होंने ही ओबीसी को पूरे भारत में नया रूप दिखाया था सत्ता परिवर्तन के लिए। आखिरी में यही कहना, एकजुट रहिए, सम्राट अशोक के बताए हुए मार्गों पर चलें और शासक बने और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने। मेरी आपसे यही गुजारिश है। मेरा कि समाज से कोई मतभेद नहीं, बस मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कृपया कर हमारा इतिहास मत चुराएं, अपना खुद का इतिहास बनाएं। धन्यवाद।